ओके सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th एनसीईआरटी जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस के अंदर ये बताया गया है कि स्पर्म का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है ह्यूमन मेल के अंदर। तो देखिए, स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो होता है टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो हम लोग इससे पहले जानते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो टेस्टिस में होता है। हम लोग टेस्टिस का डायग्राम भी देख चुके हैं, उसको जरा सा अगर हम लोग रिव्यू करें फटाफट तो हम लोग देखते हैं कि टेस्टिस का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का हम लोग देखते हैं। और बहुत सारा लोब्यूल्स में ये डिवाइडेड है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स यानी कि रूम्स में डिवाइडेड है टेस्टिस इंटरनली। और ये जो लोब्यूल्स हैं, ये जो कंपार्टमेंट है, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स का इनर्वेशन हुआ है। किसी कंपार्टमेंट में 2 ट्यूब्यूल, किसी में 1, किसी में 3, इस प्रकार से 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इनर्वेशन हुआ है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग इससे पहले जान चुके हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बोले थे इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। मतलब जो मेन प्रोसेस है स्पर्म का फॉर्मेशन का, मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सबसे वाइटल प्रोसेस है वो प्रोसेस कहाँ पे होगा, तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगा। तो यहीं पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किस प्रकार से होता है, कहाँ पे एग्जैक्टली स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग ध्यान से अगर जानना चाहें तो इसके लिए हम लोग को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को डाइसेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसके अंदर जाके देखना पड़ेगा कि आखिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर से कैसा दिखता है और वहाँ पे किस प्रकार से स्पर्म का फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो चलिए इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम लोग बीच से काटते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम लोग बीच से काटते हैं और फिर काटने के बाद इसको हम लोग एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। ये एक ट्यूब्यूल है, इसको हम लोग बीच से काट दी, पाइप को बीच से काट दिया और ऐसे करके अगर देख रहे हैं तो फिर हम उसका इनर जो उसका लाइनिंग है और अंदर का जो भी उसका मटेरियल है वो सब हम लोग को क्लियरली दिखेगा। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम जब बीच से डाइसेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो काटा हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और उसको हम यहाँ पे बोर्ड पे चिपका दिए। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो सबसे अंदर वाला जो लाइनिंग है, एक ऐसे लाइनिंग क्या हो रहा था, एक सेल से लार्ज क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन द लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, और इन लार्ज क्यूबॉइडल सेल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम। सो जर्मिनल एपिथेलियम क्या है, अंदर का जो लाइनिंग है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर से पूरा लाइंड है, किससे है, तो जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम में ही सेल्स, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का लाइनिंग कौन किया है, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट हैं, उनको क्या बोलेंगे, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। तो यहाँ पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स प्रेजेंट हैं। सो जर्मिनल एपिथेलियम में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल हैं, उनको हम लोग क्या बोल देंगे, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल पूरे लाइनिंग, इसको पूरा लाइन किया हुआ है, लेकिन इन्हीं के बीच में कहीं कहीं पे कॉलमनर, एक टॉल, थोड़ा लंबा और कॉलमनर सेल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। ओके, सो ऐसे कुछ कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल के बीच में, और उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्टोली सेल। सो दीज आर द सर्टोली सेल। तो अभी तक हम लोग क्या किए हैं, टेस्टिस के अंदर गए, टेस्टिस के अंदर जाने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर गए, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब गए तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि अंदर का जो लाइनिंग है वो लाइनिंग कौन किया हुआ है, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम में कुछ सेल्स मैच्योर हो जाते हैं और क्या बनते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल पूरे लाइनिंग ऐसे किया हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, और इन्हीं के बीच में कहीं कहीं पर क्या होता है, कुछ कॉलमनर टॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोल दिए हैं सर्टोली सेल। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं पीजीसी, ये पीजीसी लाइन किया हुआ पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। अब देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन ये पीजीसी ही करता है। पीजीसी क्या होता है, यही फर्दर
ग्रो करता है, डिवाइड करता है। ये जो पीजीसी हैं ये डिवाइड करते हैं, माइटोटिक डिवीजन करते हैं, माइटोटिक डिवीजन और फिर मियोटिक डिवीजन भी बाद में करते हैं। और इन डिविजन्स और ग्रोथ के बदौलत फिर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म को फाइनली स्पर्म यहाँ से फॉर्म करता है, यहाँ से सेल्स डिवाइड करते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और फाइनली जो स्पर्म है वो सर्टोली सेल से होते हुए निकल जाता है, ल्यूमेन में आ जाता है। ठीक है, और ल्यूमेन में आने के बाद फिर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से वो बाहर चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है कि एक पीजीसी से स्पर्म तक का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है कि पीजीसी कुछ माइटोटिक डिवीजन करेगा, ग्रोथ करेगा, फिर मियोसिस करेगा और फाइनली स्पर्म बनाएगा, स्पर्मेटोजोआ बनाएगा, स्पर्मेटोजोआ ल्यूमेन में रिलीज हो गया। अब ये ल्यूमेन में रिलीज होने के बाद सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से फिर वासा एफरेंस या फिर एपिडिडाइमिस, फिर वो बाहर चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो बीच का प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऐसे देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। यहाँ पे हर एक स्टेप्स हैं, स्टेप्स में अलग अलग डिवीजन है और डिवीजन के अंदर अलग अलग नाम हो जाएगा सेल का, और फाइनली जो सेल बनेगा वो बनेगा स्पर्मेटोजोआ। तो हम लोग देखते हैं इन्हीं डिविजन्स को कि कौन कौन सा स्टेप्स यहाँ पे इंक्लूडेड है और कौन कौन सा सेल्स का नाम कैसा कैसा हो जाएगा। तो हम लोग ब्रीफ में देखे हैं कि प्राइमोडियल जर्म सेल से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फिर स्पर्म जो है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का ल्यूमेन में रिलीज होता है, फिर वहाँ से फिर वो वासा एफरेंसिया और एपिडिडाइमिस होते हुए वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो पीजीसी से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए स्पर्म का फॉर्मेशन जो है उसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं कहाँ पे कौन सा डिवीजन है और क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग पीजीसी से स्टार्ट किए हैं। पीजीसी का अगर बात करें, ये तो डिप्लॉयड है, क्योंकि ह्यूमन सेल हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग डिप्लॉयड होते हैं ना, 2n होता है हमारा क्रोमोसोम नंबर, तो 2n है। अब क्रोमोसोम पैटर्न का अगर बात करें तो 44 + XY है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के अंदर कितना क्रोमोसोम होता है, 46 क्रोमोसोम होता है। 46 में से 44 क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोम होता है, रेस्ट 2 क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल का अगर बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम X और X हो जाएगा। मेल का अगर बात करें तो जो सेक्स क्रोमोसोम है वो X और Y हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मेल का बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोसेस कौन सा है, स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे जो क्रोमोसोम का पैटर्न क्या हो जाएगा, 44 ऑटोसोम प्लस XY। ठीक है, तो ये हो गया पीजीसी का क्रोमोसोम का पैटर्न, और ये डिप्लॉयड है यानी कि 2n है। अब ये पीजीसी जो है वो माइटोसिस करेंगे वहाँ पे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, और माइटोसिस करने के बाद ये बना देंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए हम पहले बन गया है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए। इसका भी अगर बात करें नेचर तो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, क्योंकि अभी तक मियोसिस का डिवीजन नहीं हुआ है। माइटोसिस अगर होते रहेगा तो फिर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो अनचेंज चले आते रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। जब हम लोग सेल चैप्टर देखेंगे उसके अंदर देखेंगे माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, मतलब क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है माइटोसिस के दौरान। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए का फॉर्मेशन हो चुका है, माइटोसिस के बाद क्रोमोसोम के क्या कैसा हो जाएगा, 2n ही रहेगा, और पैटर्न जो है वो 44 + XY सेम रहेगा। अब यही स्पर्मेटोगोनिया ए जो है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया ए डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे, और डिवीजन करने के बाद बना देंगे स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी। 2 टाइप का स्पर्मेटोगोनिया है, ए और बी। पहले जो बना इनिशियली जो बना स्पर्मेटोगोनिया ए, और फिर उसको डिवीजन करने के बाद जो बन रहा है स्पर्मेटोगोनिया बी। स्पर्मेटोगोनिया बी का अगर बात करें तो ये भी, इसका भी जो है नेचर जो है वो डिप्लॉयड होगा, 2n होगा, और क्रोमोसोम का पैटर्न का अगर बात करें तो सेम 44 + XY होगा। तो ये स्पर्मेटोगोनिया तक का जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर डालते हैं। पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो हम लोग 3 फेज में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए, जो पहला फेज है उसको बोल देंगे मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा फेज को हम लोग बोल देंगे ग्रोथ फेज, और जो तीसरा फेज है उसको हम लोग बोल देंगे मैचुरेशन फेज। ठीक है, ओवरऑल हम लोग 3 फेज में क्लासीफाई किए हैं। जो पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, इसके अंदर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, सेल्स जो है अपना नंबर को इंक्रीज कर रहा है। देखिए, माइटोसिस हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। माइटोसिस में क्या होता है, सेल अपना नंबर को बढ़ाता है। डिवीजन में भी क्या होता है, सेल डिवाइड कर रहा होता है, अपना नंबर को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई कर रहा होता है। इसलिए इस पहला फेज को हम लोग क्या बोल दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, जो कि पीजीसी से लेकर स्पर्मेटोगोनिया तक है, जहाँ पे सिर्फ माइटोसिस और डिवीजन देखने को मिला है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फेज पे। नेक्स्ट फेज को हम लोग बोलेंगे ग्रोथ फेज। लंबा फेज चलता है ये ग्रोथ फेज, ऐसे देखने में यहाँ पे छोटा लग रहा है लेकिन लंबा फेज चलता है। ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया चेंज होता है प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट के अंदर। देखिए माइटोसिस और जो डिवीजन वगैरह करना था यहाँ तक कर चुका है। अब प्राइम स्पर्मेटोगोनिया जो बन चुका है, स्पर्मेटोगोनिया अब फर्दर डिवाइड नहीं करेगा बल्कि और ज़्यादा अपना साइटोप्लाज्म को एनरिच करेगा और अपना जो साइज है उसको इंक्रीज करेगा। सेल का जो ग्रोथ है वो अब होगा, सेल फर्दर डिवाइड नहीं करने वाला है तो ग्रोथ होगा, ठीक है, अपना साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करेगा। स्पर्मेटोगोनिया जब अपना ग्रोथ करेगा तो अब अगला जो स्टेप का सेल है उसको हम लोग बोल देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब बताइए एक स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा तो ग्रोथ अगर करेगा, डिवीजन तो हो नहीं रहा है, तो अगर एक स्पर्मेटोगोनिया जो है ग्रोथ करेगा तो कितना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा? एक ही बनेगा क्योंकि उसी से ग्रोथ हो रहा है। अब तो बन गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नंबर कितना होगा इसका? 1। नेचर कैसा होगा? डिप्लॉइड, क्योंकि अभी तक मियोसिस हुआ नहीं है। क्रोमोसोम का पैटर्न कैसा होगा? 44+XY। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अब ये पहला बार मैचुरेशन डिवीजन को फॉलो करेगा, यानी कि मियोसिस 1 को फॉलो करेगा। फर्स्ट टाइम देखिए मियोसिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। तो एक पॉइंट को यहाँ इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है कि मियोसिस पहली बार कहाँ आ रहा है। यहाँ तक तो हम लोग देख रहे हैं कि माइटोसिस, डिवीजन और ग्रोथ हो रहा है, लेकिन पहला बार जो मियोसिस आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन यानी कि मियोसिस 1 टेक प्लेस करेगा। अब मियोसिस 1 जैसे ही होगा तो ये बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है और उसमें मियोसिस 1 होगा तो बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, अब देखिए मियोसिस 1 यहाँ पे हो चुका है, तो मियोसिस 1 अगर हो गया है तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक कैसा था? 2n था। अब इसके बाद कैसा हो जाएगा? n हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मियोसिस 1 यहाँ पे हो चुका है, क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड हो चुका है। अच्छा, एक मियोसिस 1 एक बार सिर्फ कंप्लीट हुआ तो फिर एक सेल से 2 सेल बनेगा। हम लोग जब सेल देखेंगे तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि मियोसिस 1 जब कंप्लीट होता है तो एक सेल से कितना सेल बनता है? 2 सेल। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 को कंप्लीट करेगा तो बन जाएगा 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्रोमोसोम कैसा हो गया? हैप्लॉइड हो गया। अच्छा, हैप्लॉइड हो गया तो 44+XY जो था ये भी 2 सेल में डिवाइड कर जाएगा, है ना। तो एक सेल लेके गया 22+X, दूसरा सेल लेके गया 22+Y। ऑटोसोम तो बराबर बराबर बांट लिया, कोई लिए इधर भी 22 इधर भी 22, एक ले लिया X क्रोमोसोम को, एक ले लिया Y क्रोमोसोम को। तो ये हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक का प्रोसेस। कितना बनेगा? इन नंबर 2। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये मियोसिस 2 करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन। मियोसिस 2 करने के बाद क्या होगा? अब जो नेक्स्ट सेल बनेगा उसको हम लोग बोल देंगे स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड देखिए 4 हो गया नंबर में। क्यों? क्योंकि मियोसिस 1 जब कंप्लीट हुआ तो एक सेल से 2 सेल बना। मियोसिस 2 जब कंप्लीट हो जाएगा तो 2 सेल से कितना सेल बन जाएगा? 4 सेल बन जाएगा। वही हुआ, देखिए मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा तो 1 से 2 बन गया, मियोसिस 2 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा 2 से 4 सेल बन गया। और अब इसको क्या बोल देंगे हम लोग? स्पर्मेटिड। क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कैसा रहेगा? अभी भी n रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 2 हुआ है। और सेल जो चैप्टर है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, मतलब माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, इसलिए मियोसिस 2 के अंदर भी क्रोमोसोम नंबर तो चेंज नहीं होगा, सेल भले ही डिवाइड करेगा। तो देखिए सेल का डिवीजन का अगर बात करें तो 22+X और 22+Y था, तो इस वाले सेल से भी 2 सेल बनेगा, यानी कि 22+X इधर 22+X इधर। उसी तरीके से 22+Y जो है ये 22+Y 22+Y, एक सेल से खाली 2 सेल डिवाइड कर गया है, बाकी क्रोमोसोम का नंबर वगैरह सब कुछ सेम है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? मियोसिस 2। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक और यहाँ पे जरूरी बनता है। अब ये मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद बन गया है स्पर्मेटिड बन गया है, क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड हो गया है, n हो गया है। अब ये स्पर्मेटिड जो है फाइनली स्पर्मेटिड के अंदर कुछ चेंजेस आएगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कुछ मॉडिफिकेशन आएगा, और ये मॉडिफिकेशन के बाद स्पर्मेटिड फाइनली बन जाएगा स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म जिसको बोलते हैं। नंबर में कितना है? अभी भी 4 है, क्योंकि अब कोई डिवीजन वगैरह नहीं हो रहा है, खाली कैसा क्या हो रहा है? मॉडिफिकेशन हो रहा है। अब स्पर्म बन गया है, नंबर 4 हो गया है, और जो क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉइड है, n है। तो देखिए यहाँ से देखिए 4 स्पर्म हम बना दिए हैं। 22+X ये दोनों है X वाला, ये दोनों है Y वाला। X वाला को हम लोग क्या बोल देंगे? इसको क्या बोल देंगे? गाइनोस्पर्म, क्योंकि इसके अंदर 22+X है। और ये दोनों जो 22+Y और 22+Y इसको हम लोग बोल देंगे एंड्रोस्पर्म। हम लोग क्या बोल सकते हैं? गाइनोस्पर्म। और ये दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंड्रोस्पर्म।
ठीक है, क्योंकि उधर y और y का कंस्टिट्यूट कर रहा है, इधर 22 + x और x का कंस्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए ये हो गया गाइनोस्पर्म, हो गया एंड्रोस्पर्म। तो इस तरह से स्पर्म का जो फॉर्मेशन है, स्पर्मेटोजोआ बनने का जो प्रोसेस है, इस तरीके से फॉलो करता है। और ये वाला जो लास्ट वाला फेज इसको हम बोलते हैं मैचुरेशन फेज, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी अटेन करता है, मियोसिस वगैरह होता है, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लॉट्स ऑफ मैच्योरिटी कम्स विद इन द सेल, और इसीलिए इस फेज को बोला जाता है मैचुरेशन फेज। तो ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन नीट के अंदर उठा के पूछ दिया जाता है बोर्ड के अंदर। हालांकि ये तो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बन ही सकता है, लेकिन नीट या फिर एम्स वगैरह में डायरेक्टली यहाँ से स्टेप से क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन सा स्टेप में कहाँ पे मियोसिस हो रहा है, कहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर कहाँ पे। देखिए एक ही डायग्राम में हम सारा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाए हैं, और एक ही डायग्राम के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि क्रोमोसोम का डिवीजन कौन कौन सा हो रहा है, सेल का नाम क्या क्या है, क्रोमोसोम कहाँ डिप्लॉयड है, कहाँ पे हैप्लॉयड होना शुरू हो जा रहा है, और क्रोमोसोम का पैटर्न कैसे डिवाइड कर रहा है, फाइनली जो है स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे प्री मेडिकल का, तो इस वाले सेगमेंट का क्वेश्चन जो है आराम से लगना शुरू हो जाएगा।